Hi everyone, in the last class we have learnt about exercise 3.3 and today we gonna study about elementary operation of a matrix। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे, कौन सा टॉपिक है आज हमारा? एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर बच्चे आप ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो बच्चे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये टॉपिक जो है बच्चे थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। वो इसलिए टफ लगता है क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो आज की जो बच्चे क्लास है उसके अंदर मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। ठीक है ना, ये है क्या, ये चीज़ बताऊंगा बच्चे मैं यहाँ पे आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है, और कब होता है। ठीक है ना, तो आज हम सीखेंगे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, टोटल 3 टाइप के बच्चे ऑपरेशन होते हैं। कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं? 3। लेकिन इन 3 ऑपरेशन के अंदर बच्चे टोटल 6 ऑपरेशन बन जाते हैं। वो कैसे? 3 बच्चे रो के ऑपरेशन होते हैं और 3 किसके होते हैं? कॉलम के ऑपरेशन होते हैं। तो ओवरऑल कितने ऑपरेशन हो जाते हैं? 6 ऑपरेशंस। ठीक है, तो टोटल बच्चे 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस है। कितने एलिमेंट्री ऑपरेशंस है? 6। 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस है प्लस 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस है। ठीक है बच्चे, तो ओवरऑल होते बच्चे 3 ही हैं। ठीक है, लेकिन ये 6 में कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं? 3 बच्चे रो के हो जाते हैं और 3 किसके हो जाते हैं? कॉलम के। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है क्या। पहला ऑपरेशन है बच्चे इंटरचेंज ऑफ any 2 rows or columns। ये बच्चे आपका पहला ऑपरेशन, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। इसका मतलब बच्चे आप एक मैट्रिक्स के अंदर किन्हीं भी 2 रोज या फिर किन्हीं भी 2 कॉलम्स को क्या कर सकते हो बच्चे? इंटरचेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, उससे क्लियर होगा कि क्या कहने का मतलब है बच्चे। एग्जाम्पल, एक सपोज बच्चे ए मैट्रिक्स है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बच्चे एक मैट्रिक्स है। अब मैंने बोला बच्चे कि आप कोई भी 2 रोज, सपोज R1 इंटरचेंज R3, ये जो बच्चे साइन है इसको बोला जाता है इंटरचेंज, जिसमें बच्चे डबल एरो होती है। ठीक है ना, इंटरचेंज। ठीक है बच्चे, मैंने क्या लिखा बच्चे? R1 और R3 को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। R1 और R3 को क्या कर दो? इंटरचेंज। तो इंटरचेंज का मतलब है बच्चे, यानी जहाँ पे R1 है बच्चे, जो रो 1 है, उसकी जगह आप क्या लिख दो? रो 3। तो अगर मैं R1 और R3 को बच्चे इंटरचेंज करूँगा तो देखो, जो R3 है बच्चे वो R1 बन जाएगी और जो R1 है वो क्या बन जाएगी बच्चे? R3। और R2 बच्चे एज इट इज़ रहेगी। ठीक है ना, R2 एज इट इज़ रहेगी। ये
ये जो बच्चे ऑपरेशन है ये आपका पहला ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन है कि आप किन्हीं भी दो रोज या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। ठीक है बच्चे, किन्हीं भी दो रोज या कॉलम्स को आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो अगर मैं R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो बच्चे जो R1 है वो आपकी R3 बन जाएगी और जो आपकी R3 है वो आपकी R1 बन जाएगी। आई होप बच्चे आपको ये ऑपरेशन समझ आया होगा। अब इसी तरीके से मैं आपको बच्चे कॉलम के अंदर इंटरचेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, क्लियर। तो कॉलम में इंटरचेंज करते हैं बच्चे। लो बच्चे कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। वापस से एग्जांपल लिखता हूँ अपना वही सेम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चे, अब मैं लिख रहा हूँ बच्चे कॉलम 1 इंटरचेंजिंग कॉलम 2, यानी बच्चे मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या कर रहा हूँ, आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को अगर बच्चे मैं इंटरचेंज करूँ तो बच्चे देखिए ज़रा, आपका कॉलम 1 क्या है बच्चे 1 4 7 और कॉलम 2 क्या है बच्चे आपका 2 5 8। तो जो कॉलम 2 है बच्चे वो कॉलम 1 हो जाएगा और जो कॉलम 1 है वो क्या हो जाएगा, कॉलम 2। तो कॉलम अब इंटरचेंज होके बच्चे कॉलम 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 5 8 और कॉलम 2 इंटरचेंज होके बच्चे क्या बन जाएगा 1 4 7 और कॉलम 3 बच्चे एज इट इज़ रहेगा। ठीक है ना, कॉलम 3 पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये है बच्चे आपकी फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है बच्चे, क्या था ऑपरेशन, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। आप किन्हीं भी दो रोज और दो कॉलम्स को बच्चे क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा। बात आती है कि सर अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है ना बच्चे, मैंने बताया बच्चे मैं आपको इसका जवाब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है ना, कि इसका यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है ना, आज मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये 3 ऑपरेशंस है क्या, ये 3 ऑपरेशंस है क्या। ठीक है ना, क्लियर बच्चे। तो हमने जो फर्स्ट ऑपरेशन पढ़ा है उसके अंदर बच्चे 2 कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है ना, रो के अकॉर्डिंग भी हो चुका है और कॉलम के अकॉर्डिंग भी हो चुका है। ठीक है ना, क्लियर। ये कहाँ से आया बच्चे कॉन्सेप्ट, मैं वो बता देता हूँ। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, आपने बच्चे देखा होगा। सपोज़ ये आपके पास बच्चे 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशन लिखता हूँ बच्चे में, x + 2y + 3z = 7। नेक्स्ट बच्चे 4x + 5y + 6z = -3 और नेक्स्ट बच्चे 7x + 8y + 9z = ये सपोज बच्चे आपके पास 3 इक्वेशंस है बच्चे। ठीक है ना, ये क्या है बच्चे 3 इक्वेशंस। ठीक है, अब देखो अगर इन 3 इक्वेशन को बच्चे, अगर मैं इन 3 इक्वेशन को ध्यान से देखना बच्चे, मैं इस तरीके से लिख दूं x + 2y + 3z = 7 और 7x + 5y 7x + 8y + 9z = 2, 4x + 5y + 6z = -3। ठीक है बच्चे, अगर मैं इन इक्वेशंस को बच्चे इस तरीके से लिख दूं तो क्या कोई बच्चे फ़र्क पड़ेगा। मैंने करा क्या बच्चे, मैंने इस इक्वेशन को बच्चे ऊपर लिख लिया और इस इक्वेशन को क्या कर लिया, नीचे लिख लिया। और इसको ध्यान से देखो बच्चे, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ना बच्चे, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपकी बच्चे एक मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो बच्चे इसका कोफिशिएंट 1 2 3, तो यही एलिमेंट है 1 2 3। इसके कोफिशिएंट 1 4 5 6, ये बच्चे 4 5 6। ठीक है ना, तो अगर मैं इनके कोफिशिएंट से बच्चे एक मैट्रिक्स बनाऊँ, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इन 2 इक्वेशंस को बच्चे क्या कर दूँ, इंटरचेंज कर दूँ, ये 2 इक्वेशन बच्चे मैंने क्या कर ली, इंटरचेंज कर ली, तो आप इससे मैट्रिक्स जो बनाओगे बच्चे उसके अंदर ऑल दो होगा क्या, आपकी 2 रोज जो होगी वो क्या हो चुकी होगी, इंटरचेंज
हो चुकी होगी, है ना बच्चे। तो बस यही था बच्चे, हमने कुछ नहीं करा, हमने दो इक्वेशंस को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। इनका जो यूज़ है बच्चे वो आप डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, लेकिन डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर, आई हो बच्चे, समझ आ गया होगा। तो यहाँ से बच्चे ये चीज़ आई है कि अगर हम दो रोज़ या दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो हम इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, और हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर बच्चे, तो यहाँ से बच्चे ये कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। अब ये तो था बच्चे फर्स्ट ऑपरेशन। अब बात करेंगे बच्चे हम सेकंड ऑपरेशन की, वो देखते हैं बच्चे सेकंड ऑपरेशन क्या है। पढ़ते हैं बच्चे सेकंड ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, multiplication of the elements of any row or column, multiplication of the elements of any row or column by a नॉन जीरो नंबर, ठीक है बच्चे। ये है आपके बच्चे दूसरी ऑपरेशन, और इसके अंदर भी बच्चे दो कवर्ड है, रो भी कवर्ड है और कॉलम भी कवर्ड है, ठीक है ना। क्लियर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से बच्चे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, उससे और क्लियर होगा। एक बच्चे ए मैट्रिक्स है, वही ले लेते हैं अपनी बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चे, ये एक मैट्रिक्स है। अब अगर मैं बच्चे ये लिखूं R2 चेंजेस टू, बच्चे यहाँ पे इंटरचेंज नहीं कर रहा, मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये जो सिंबल है बच्चे किसका है, चेंजेस टू। R2 चेंजेस टू 3R2। मैंने बच्चे R2 चेंज करा, मैंने R2 में क्या चेंज करा, मैंने पूरी R2 को बच्चे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही बच्चे आपका ऑपरेशन कहता है, क्या कहता है बच्चे ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। मैं बच्चे R2 जो रो है हमारी, R2 जो रो है और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर, मैंने बच्चे एक नॉन जीरो नंबर से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप इस तरीके से बच्चे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ऑपरेशन अगर मैं अप्लाई करूँगा तो बच्चे होगा क्या, ये ऑपरेशन किस में आया है बच्चे, R2 में। चेंज कौन हो रहा है, R2। तो बच्चे R1 और R3 पहले हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और किसको चेंज कर देते हैं, R2 को चेंज कर देते हैं। तो R2 को अगर बच्चे मैं चेंज करूँ, मैंने R2 के अंदर क्या चेंज करा है, 3 × R2। तो बच्चे R2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, ठीक है बच्चे। इस तरीके से आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो ऑपरेशन बच्चे किसके अंदर लगाया मैंने, रो में। अब इसी तरीके से मैं आपको बच्चे कॉलम में ऑपरेशन लगा के दिखाता हूँ। फिर से बच्चे ये एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं बच्चे कॉलम 3 चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। कॉलम 3 चेंजेस टू, कॉलम 3 चेंजेस टू सपोज बच्चे -2 कॉलम 3,
मैंने बच्चे कॉलम 3 को चेंज करा है। बच्चे कैसे चेंज करा है? मैंने कॉलम 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? -2 से। और -2 बच्चे एक नॉन जीरो नंबर है, ठीक है ना। नॉन जीरो नंबर में बच्चे पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं पूरे कॉलम 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? -2 से। तो करते हैं बच्चे कॉलम 3 को, किसको करने हैं बच्चे? कॉलम 3 को। तो कॉलम 3 को अगर चेंज कर रहा हूँ तो कॉलम 1 बेटा एज इट इज़ रहेगा 147, कॉलम 2 एज इट इज़ रहेगा 258, और कॉलम 3 अगर मैं चेंज कर रहा हूँ बच्चे, क्या कर रहा हूँ कॉलम 3 में? हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? -2 से। तो अगर मैं -2 इंटू 3 करूँगा तो -6 आएगा, -2 इंटू 6 करूँगा तो -12 आएगा, -2 इंटू 9 करूँगा तो -18 आएगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हो बच्चे? मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका बच्चे सेकंड ऑपरेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चे। ऑपरेशन क्या है बच्चे, मैं सिर्फ अभी आपको ये समझा रहा हूँ। कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, ये बच्चे नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या सीखना है कि ऑपरेशन क्या है। तो पहला ऑपरेशन बच्चे इंटरचेंजिंग था और दूसरा ऑपरेशन बच्चे आप किसी भी रो या कॉलम को किसी एक नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे बच्चे थर्ड ऑपरेशन की। पढ़ते हैं बच्चे थर्ड ऑपरेशन, और थर्ड ऑपरेशन है बच्चे एडिशन। टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non zero नंबर। यह है बच्चे आपकी थर्ड ऑपरेशन। सर ये क्या लिख दिया आपने, इतनी लंबी चौड़ी बात। अभी बच्चे इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है बच्चे। क्या है बच्चे ऑपरेशन? एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर। सर ये क्या लैंग्वेज लिख रखी है, इसको बच्चे एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, उससे बहुत अच्छा क्लियर होगा। तो एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चे, क्योंकि बिना एग्जांपल के बच्चे कोई बात नहीं समझ आती है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चे। ये एक मैट्रिक्स है बेटा। स्टेटमेंट है एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स जो हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं बच्चे, उनके साथ एडिशन, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। देखें बच्चे, सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं R3 चेंज कर रहा हूँ। मैं R3 क्या कर रहा हूँ बच्चे? चेंज कर रहा हूँ। और कैसे चेंज कर रहा हूँ? R3 प्लस 2R1। मैंने बच्चे एक ऑपरेशन लिखा, R3 बच्चे मैं चेंज कर रहा हूँ R3 प्लस 2R1।
अब देखिए बच्चे, अब समझ आएगी प्रॉपर लैंग्वेज। वो कह रहा है बच्चे एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। मैं बच्चे पहले रो की बात कर रहा हूँ। एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, मैंने बच्चे एक R3 रो उठाई और R3 रो के साथ बच्चे मैं एडिशन कर रहा हूँ। R3 रो के साथ क्या कर रहा हूँ मैं? एडिशन कर रहा हूँ। तो एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ R3, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे? एक नॉन जीरो नंबर के साथ किसी अनदर रो को मल्टीप्लाई करके R3 के साथ क्या कर रहा हूँ बच्चे? ऐड कर रहा हूँ। समझ आई बच्चे बात? क्या स्टेटमेंट थी? मैं किसी भी रो या कॉलम को बच्चे इंटरचेंज कर सकता हूँ, किसी दूसरी रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके साथ बच्चे एडिशन करके। ठीक है बच्चे? अगर मैं R3 को चेंज कर रहा हूँ बच्चे, तो R3 बच्चे आएगा ही आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ऑपरेशन में हमेशा बच्चे बात ध्यान रखना, अगर आप कोई भी रो या कॉलम इंटरचेंज कर रहे हो तो स्टार्टिंग में वही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे उसने बोला है कि R3 अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो R3 के साथ मैं एडिशन कर सकता हूँ किसी अनदर रो को नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। समझ आई बच्चे बात? नहीं समझ आई बच्चे? तो अभी और एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। पहले मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो बच्चे देखे ज़रा, मैं कौन सी बच्चे रो इंटरचेंज कर रहा हूँ, सॉरी इंटरचेंज कह रहा हूँ बच्चे, मैं कौन सी रो चेंज कर रहा हूँ? R3। तो R3 अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो बच्चे R1 और R2 एज इट इज़ रहेंगे। R1 और R2 में बच्चे कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ किस में चेंज हो रहा है? R3 में चेंज हो रहा है। और R3 में बच्चे चेंज कैसे हो रहा है उसको बच्चे देखो आप इस तरीके से कर सकते हो बच्चे रफली। कैसे चेंज हो रहा है बच्चे? पहले मैंने R3 लिखी, R3 क्या है मेरी? 7 8 9। फिर ये कह रहा है 2 इंटू R1, बच्चे 2 को मल्टीप्लाई करो किससे? R1 से। तो अगर मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। और फिर बच्चे इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? दोनों को ऐड। तो अगर बच्चे मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 7 + 2 9, 8 + 4 12, 9 + 6 50। ये आगे बच्चे आपके एलिमेंट्स। इससे बच्चे आपके कभी गलती नहीं होगी। ऑल दो स्कूल्स के अंदर बच्चे और ट्यूशन्स के अंदर आपको सिखाया जाता है हर एक एलिमेंट को अलग अलग कैलकुलेट करो। अगर बच्चे हर एक एलिमेंट को कैलकुलेट अलग अलग करोगे तो अगर कोई एक एलिमेंट भी आपका गलत हो गया तो उससे आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? गलत हो जाएगा। तो पूरा जब भी आप ऑपरेशन लगाओगे ना तो पूरी रो या कॉलम पे ऑपरेशन लगाना, ठीक है ना। उससे आपके बच्चे गलती होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। अब मैं एक कॉलम के अंदर बच्चे आपको ऑपरेशन लगा के दिखाता हूँ, फिर और बेटर समझ आएगा। तो अब कॉलम में लगाता हूँ बच्चे ऑपरेशन एक। तो बच्चे कॉलम का एग्जाम्पल लेते हैं वापस से अपनी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं बच्चे कॉलम के अंदर ऑपरेशन की, ठीक है। तो ऑपरेशन था बच्चे, आप किसी भी कॉलम को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। सपोज बच्चे मैं कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूँ और कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूँ तो बच्चे कॉलम 2 तो आएगा ही आएगा। कॉलम 2 को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ बच्चे तो कॉलम 2 तो आएगा ही आएगा। और ऑपरेशन कहता है कि आप किसी भी रो को या कॉलम को किसी दूसरी रो या कॉलम के साथ, सपोज बच्चे मैं कॉलम 3 के साथ एक नॉन जीरो नंबर बच्चे मैंने लिया सपोज 3, ठीक है ना, क्या कर सकता हूँ? ऐड कर सकता हूँ। ये कहता है बच्चे आपका ऑपरेशन। मैं किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन कर सकता हूँ। ये थी बच्चे आपकी थर्ड ऑपरेशन। आए बच्चे समझ? थर्ड ऑपरेशन क्या है? अब इसको बच्चे अप्लाई करते हैं इसके अंदर। मैं बच्चे कॉलम 2 चेंज कर रहा हूँ तो पहले बच्चे कॉलम 1 लिख लो एज इट इज़ और कॉलम 3 एज इट इज़ लिख लो ताकि बच्चे गलती ना हो।
मैं कॉलम 2 चेंज कर रहा हूँ तो कॉलम 1 और कॉलम 3 एज इट इज़ रहेंगे। अब बात करते हैं बच्चे कॉलम 2 की। कॉलम 2 को बच्चे चेंज करें, ऑपरेशन क्या कहते हैं बच्चे, फिर बच्चे रफली करेंगे, ठीक है ना, ताकि बच्चे गलती ना हो। कॉलम 2 के एलिमेंट क्या है बच्चे, 2 5 8, 2 5 8। फिर है बच्चे 3 इंटू कॉलम 3 को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे कॉलम 3 के एलिमेंट के साथ। तो बच्चे कॉलम 3 ये है, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। और फिर बच्चे दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड। तो बच्चे ऐड कर दो, 2 + 9 11, 18 + 5 23, 27 + 8 35। तो बच्चे एलिमेंट क्या है, 11 23 और 35। इसको बच्चे इस तरीके से लिख लेना, ठीक है, कॉलम की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन के लिए बच्चे रो फॉर्म लिख ली थी, ठीक है ना। आई होप बच्चे समझ आ गया होगा। तो 3 ऑपरेशन है बच्चे, और 3 ऑपरेशन को बच्चे 6 ऑपरेशन में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए, ठीक है ना। ऑल्दो है ऑपरेशन बच्चे 3 ही, ठीक है बच्चे। तो पहला ऑपरेशन था, आप किन्हीं भी 2 रो या किन्हीं भी 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा ऑपरेशन क्या था, आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और तीसरा ऑपरेशन बचे, आप किसी भी रो के अंदर या किसी भी कॉलम के अंदर किसी अनदर रो या अनदर कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है बच्चे। आई होप समझ आ गए होंगे तीनों ऑपरेशन। तो ये थे बच्चे 3 ऑपरेशन, क्लियर है बच्चे। इनको अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसको बच्चे हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ऑपरेशन तो बच्चे ये थे। ऑपरेशन के बाद आता है बच्चे, तो बच्चे बात करते हैं हम इन्वर्टेबल मैट्रिसेस की। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चे जिसका बच्चे इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जिसका क्या करता है बच्चे, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। whose inverse exist, whose inverse exist, ठीक है बच्चे। उसको बोले जाते हैं बच्चे इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, जिसका इन्वर्स बच्चे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है सर ये इन्वर्स क्या है, तो बच्चे इन्वर्स पढ़ते हैं कि इन्वर्स होता क्या है, लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, let A and B are square matrix of same order n, of same order n, if AB equals to BA equals to I। सर क्या है ये, करते हैं बच्चे इस पे बात। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बच्चे हम उसको बोलते हैं जिनका इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है बच्चे, सपोज लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चे ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चे वो होती थी जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते थे, इक्वल होते थे, ऑफ सेम ऑर्डर n। और बच्चे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है। या तो दोनों 2x2 के होंगे या 3x3 के होंगे या 4x4 के होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे। इफ़ अगर a इंटू बी या फिर b इंटू ए बच्चे किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। यानी बच्चे इनका मल्टीप्लिकेशन, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन और बी और ए का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है बच्चे।
अगर इनका मल्टीप्लिकेशन बच्चे आई के इक्वल आ रहा है, अगर a इंटू बी बच्चे आई के इक्वल आ रहा है, अगर a इंटू बी किसके इक्वल आ रहा है बच्चे, आई के इक्वल आ रहा है, तो ये जो b होगा बच्चे, b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a। b बच्चे क्या होगा, इनवर्स ऑफ a। और अगर बच्चे बी ए इक्वल टू आई आ रहा है, तो ये जो बच्चे a होगा, a इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ b। ठीक है बच्चे, अगर a इंटू बी इक्वल टू आई है, तो b बच्चे जो होगा वो इनवर्स ऑफ a होगा। और अगर बी ए इक्वल टू आई है, तो a जो होगा बच्चे वो इनवर्स ऑफ क्या होगा, b होगा। इनवर्स ऑफ क्या होगा, b। क्लियर बच्चे, ये a इंटू बी और b इंटू ए आई होने का मतलब क्या है, यानी इससे बच्चे कंक्लूजन निकल के आता है a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू बच्चे किसके इक्वल होगा, आई के। एंड a इनवर्स इंटू ए इक्वल टू बच्चे किसके इक्वल होगा, आई के। आप चाहे बच्चे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात सेम है। ठीक है ना। a को अगर मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो बच्चे किसके इक्वल आएगा, आई के। या फिर a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल आएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन बच्चे सेटिस्फाई होती है, ऐसी कंडीशन अगर बच्चे क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, तो a के साथ जो होता है बच्चे वो उसका क्या कहलाता है, इन्वर्स कहलाता है। a के साथ वाला बच्चे क्या कहलाता है, उसका इन्वर्स कहलाता है। इसको बोलते हैं बच्चे इन्वर्स। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्स। आई होप बच्चे क्लियर हुआ होगा कि इन्वर्स क्या है। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ बच्चे, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, उससे और बेटर क्लियर होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, समझते हैं एग्जांपल से कि इन्वर्स क्या चीज़ है। लो बच्चे, एग्जांपल लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स है बच्चे, दैट इज़ 2 3 1 2। और एक बी मैट्रिक्स है बच्चे, 2 -3 -1 2। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स है बच्चे। अब a इंटू बी करके देखते हैं बच्चे क्या आता है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो बच्चे सबने सीख रखी है। a मैट्रिक्स क्या है मेरी, 2 3 1 2। और b मैट्रिक्स क्या है बच्चे, 2 -3 -1 2। इसका ऑर्डर बच्चे 2/2, इसका ऑर्डर 2/2। क्या बच्चे मल्टीप्लाई हो सकती है, यस। ये दोनों बच्चे क्या हैं, सेम है। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा बच्चे, वो ऑर्डर क्या आएगा, वो आएगा 2/2। ठीक है ना। नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकेंड मैट्रिक्स। अब बच्चे 2/2 का ऑर्डर आ गया। ठीक है। और 2/2 के अंदर बच्चे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, A11 A12 A21 A22। तो बच्चे कैलकुलेट करते हैं। A11 का मतलब बच्चे फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से बच्चे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को बच्चे किससे, फर्स्ट कॉलम से। ये फर्स्ट रो है बच्चे और ये फर्स्ट कॉलम है। तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, 2 × 2 4 प्लस 3 × -1 दैट इज़ -3। नेक्स्ट बच्चे एलिमेंट है A12, यानी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। अब बच्चे फर्स्ट रो ये रही और सेकंड कॉलम ये रहा। तो बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कॉलम से। अब तो 2 × -3 2 × -3 -6 प्लस 3 × 2 6। अब बच्चे नेक्स्ट एलिमेंट है 2 1, यानी बच्चे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो बच्चे ये रही और फर्स्ट कॉलम ये रहा। तो सेकंड रो को बच्चे फर्स्ट कॉलम से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो 1 × 2 2 प्लस 2 × -1 -2। नेक्स्ट बच्चे 1 A22, यानी सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम। सेकंड रो को बच्चे सेकंड कॉलम से 1 × -3 प्लस 2 × 2 4। और अगर बच्चे मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा 1
0 0 1। ये बच्चे क्या आ गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ये क्या आ गई बच्चे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A इंटू बी बच्चे किसके इक्वल आ गया, A इंटू बी बच्चे किसके इक्वल आ गया, I के इक्वल आ गया। और अगर A इंटू बी बच्चे I के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये जो B है ना बच्चे, B जो होगा वो होगा बच्चे A इनवर्स के इक्वल। B को बच्चे मैं क्या बोलूँगा, A इनवर्स। B को बच्चे मैं क्या बोलूँगा, A इनवर्स। क्लियर बच्चे। तो A इनवर्स की जो वैल्यू आई है बच्चे वो एक B मैट्रिक्स आई है। क्या आई है, B मैट्रिक्स। और बच्चे B मैट्रिक्स क्या है मेरी, B मैट्रिक्स है बच्चे 2 -3 -1 2। ठीक है बच्चे। तो B जो मैट्रिक्स है बच्चे वो मेरी क्या है, A इनवर्स है। इज दैट क्लियर बच्चे। अब बात करते हैं बच्चे, अगर मैं B इंटू ए करता हूँ तो बच्चे क्या आता है, तो B इंटू ए करके देखते हैं। तो बच्चे B इंटू ए करके देखते हैं। मैं वापस से अपनी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। A मैट्रिक्स क्या थी बच्चे, 1 सॉरी ये थी बच्चे 2 3 1 2। और B मैट्रिक्स बच्चे क्या थी, 2 -3 -1 2। अब करते बच्चे B A, यानी पहले B मैट्रिक्स लिखनी है बच्चे और फिर लिखनी है बच्चे A मैट्रिक्स 2 3 1 2। इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2। ये दोनों बच्चे सेम है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और मल्टीप्लाई अगर हो सकते हैं तो बच्चे ऑर्डर क्या आएगा, 2/2। और उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे बच्चे होंगे A11 A12 A21 A22। अब बच्चे इनकी कैलकुलेशन करते हैं। यानी फर्स्ट रो को बच्चे किससे, फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो 2 इंटू 2 4 प्लस -3 इंटू 1 -3। नेक्स्ट बच्चे A12 यानी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 2 इंटू 3 6 प्लस -3 इंटू 2 -6। नेक्स्ट बच्चे A21 सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो ये रही बच्चे, फर्स्ट कॉलम ये रहा, -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट बच्चे A22 सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, -1 इंटू 3 -3 प्लस 2 इंटू 2 4। क्लियर बच्चे। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बच्चे क्या आएगा, ये आएगा बच्चे 1 0 0 1। और ये भी बच्चे क्या आ गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई बच्चे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। BA जो है बच्चे वो किसके इक्वल आ गया, I के इक्वल आ गया। यानी ये जो A है ना बच्चे, ये A जो होगा इसको मैं क्या बोलूँगा, B इनवर्स। इस A को बच्चे मैं क्या बोलूँगा, B इनवर्स। तो अगर मैं बात करूँ बच्चे B इनवर्स की वैल्यू क्या है, तो B इनवर्स की जो वैल्यू है बच्चे वो एक A मैट्रिक्स है। B इनवर्स की वैल्यू क्या है, एक A मैट्रिक्स। और A मैट्रिक्स बच्चे क्या है मेरी, 2 3 1 2। ये बच्चे आपका B इनवर्स आ गया। इज दैट क्लियर बच्चे। आई होप समझ आ गया होगा बच्चे कि B इनवर्स क्या है और A इनवर्स क्या है। अब क्वेश्चन आता है बच्चे, क्या जो इनवर्स है वो एक मैट्रिक्स का एक ही हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब बात करेंगे बच्चे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स की। किसकी बात करेंगे, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है बच्चे, तो बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स की। या उससे पहले बच्चे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चे ध्यान से कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों ली है हमने, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट थी बच्चे, A और B क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। उन्हीं का इन्वर्स बच्चे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और उसके अंदर भी बच्चे कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो एक पहले उस पर बात कर लेते बेटे। देखो बच्चे क्या बात बताना चाह रहा हूँ मैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी बच्चे, क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बच्चे इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, इन्वर्स
डज एग्जिस्ट, या फिर बच्चे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स का बच्चे इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। एग्जिस्ट कब करेगा, जब वो इस कंडीशन को बच्चे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब वो इस कंडीशन को बच्चे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो बच्चे फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बच्चे इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो एग्जिस्ट कर जाएगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो बच्चे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बच्चे इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका रीज़न क्या है बच्चे, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बच्चे जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो सेम नहीं होते। तो देखो अगर कोई ए मैट्रिक्स है बच्चे, उसका ऑर्डर मान लेते बच्चे 2/3 है, और एक बी मैट्रिक्स है बच्चे, उसका ऑर्डर मान लेते हैं 3/2 है। तो बच्चे ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी मैं अगर a इंटू बी करता हूँ बच्चे, तो a इंटू बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा बच्चे, देखो 3 और 3 तो सेम है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। तो a इंटू बी का जो ऑर्डर होगा बच्चे वो क्या होगा, 2/2। क्या होगा, 2/2। और अगर मैं b इंटू ए करता हूँ बच्चे, फिर देखते हैं। तो अगर मैं b इंटू ए करता हूँ, यानी बच्चे b मैट्रिक्स को आगे रखता हूँ, a मैट्रिक्स को पीछे रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ बच्चे। b मैट्रिक्स मैंने रखी 3/2 ऑर्डर की, और a मैट्रिक्स मैंने लिखी बच्चे 2/3 ऑर्डर की। तो मैट्रिक्स का बच्चे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा बच्चे वो क्या आएगा, 3/3 का। यानी इनका जो मल्टीप्लाई मैं करूँगा उसका जो ऑर्डर होगा बच्चे वो क्या होगा, 3/3। तो ए इंटू बी ऑर्डर आ रहा है बच्चे 2/2, बी इंटू ए ऑर्डर आ रहा है बच्चे 3/3। जब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बच्चे इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बात बतानी थी बच्चे मुझे। अब बात करते हैं बच्चे कि एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स हो सकता है या एक से ज़्यादा इन्वर्स हो सकते हैं। जिस टॉपिक का बच्चे नाम क्या है, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। पढ़ते हैं बच्चे उस टॉपिक को। हाँ तो बच्चे बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स की, ठीक है बच्चे, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स देखते हैं बच्चे। इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स if it is exist, if it is exist is unique, is unique। इसका मतलब बच्चे अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो बच्चे वो हमेशा यूनिक होगा। क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। यानी एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स पॉसिबल है, एक से ज़्यादा इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बच्चे प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। जैसे बच्चे ये कंडीशन होती है बच्चे इन्वर्स की, a इंटू बी इंटू ए इक्वल टू क्या होता है बच्चे, आई के इक्वल होता है ना। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू किसके इक्वल होता है बच्चे, आई के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर ए बी इक्वल टू आई है, अगर ए बी इक्वल टू आई है तो इस बच्चे इसका मतलब क्या है, बी इज इनवर्स
ऑफ ए, बी इज़ इनवर्स ऑफ ए। इसका मतलब बच्चे यही है, अभी हम पढ़ के आए हैं बच्चे पीछे। अब बात करते हैं बच्चे, बट लेट सी बी, बट लेट सी बी अनदर इनवर्स ऑफ ए। मैंने बच्चे लेट करा, सी भी एक इनवर्स है बच्चे किसका, ए का, ठीक है ना। मैंने एक कॉन्ट्राडिक्शन ली है बच्चे, ठीक है ना। मैंने अभी आपको क्या बोला है कि एक मैट्रिक्स का एक इन्वर्स पॉसिबल है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए मैंने सी एक और इन्वर्स ले लिया ए मैट्रिक्स का, ठीक है ना। अगर सी इन्वर्स है बच्चे एक मैट्रिक्स ए का, तो इसका मतलब ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई होगा, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई होगा। अगर सी भी बच्चे क्या है, इन्वर्स है किसका, ए मैट्रिक्स का, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही होगी। क्लियर। इसको बना लेते हैं बच्चे फर्स्ट इक्वेशन, इसको बना लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब प्रूफ देखो बच्चे कैसे करेंगे हम। क्या मैं लिख सकता हूँ बच्चे b इक्वल टू बी इंटू आई। बच्चे किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। अगर मैं b को i से करूँगा तो वापस से b आ जाएगी बच्चे, अगर मैं c को i से करूँगा तो बच्चे c आ जाएगी वापस, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी से मल्टीप्लाई कर लो, आपकी वही मैट्रिक्स बच्चे वापस आ जाएगी, ठीक है। तो b इक्वल टू, अगर मैं b को i से करूँगा तो b आएगा, तो ये दोनों बच्चे इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे b इक्वल टू बी। क्या मैं i की जगह बच्चे a इंटू सी लिख सकता हूँ। ये बच्चे कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2। मैंने बच्चे इक्वेशन 2 का यूज़ करा है, i की जगह मैंने क्या लिख लिया, ए सी लिख लिया, ठीक है। फिर पढ़ते हैं बच्चे आगे, b इक्वल टू, क्या बच्चे मैं b इंटू ए सी को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, बी ए इंटू सी। ये पढ़ा था बच्चे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कहाँ पढ़ा था बच्चे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी थी बच्चे मल्टीप्लिकेशन की। जब मैंने मल्टीप्लिकेशन टॉपिक कराया था बच्चे, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बच्चे जब प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो उसके अंदर बच्चे एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, ठीक है ना। b इंटू ए सी को मैं लिख सकता हूँ बच्चे बी ए इंटू सी, ठीक है ना। आगे बच्चे b इक्वल टू, क्या मैं b इंटू ए की जगह बी ए की जगह आई लिख सकता हूँ बच्चे, लिख सकता हूँ आई। ये कहाँ से आया बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से बच्चे हमें मिल रहा है कि b इंटू ए किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो मैंने बी ए की जगह बच्चे क्या लिख लिया, आई। और आई को अगर बच्चे मैं सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वापस से सी आ जाएगा। तो इसका मतलब बच्चे ये निकल के आया कि बी मैट्रिक्स बच्चे किसके इक्वल है, सी मैट्रिक्स के। और अगर बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स सेम है, तो इसका मतलब इन्वर्स सिर्फ एक ही पॉसिबल है। यानी बच्चे दो इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो सकते, ना ही दो से ज़्यादा पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चे यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। एक मैट्रिक्स का बच्चे एक ही इन्वर्स पॉसिबल है, एक से ज़्यादा इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ये बच्चे उसका क्या है, प्रूफ दैट। क्लियर बच्चे। ऑल दो एग्ज़ाम में आना नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बच्चे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है इन्वर्स की, उस पर बात करते हैं बच्चे। देखते बच्चे एक प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स। प्रॉपर्टी बच्चे कुछ ऐसी है, अगर आप a इंटू बी का इन्वर्स निकालोगे तो बच्चे वो इक्वल होगा b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। और ऐसी ही प्रॉपर्टी बच्चे आपने ट्रांसपोज के अंदर पढ़ी थी, ठीक है ना। तो सेम प्रॉपर्टी बच्चे वैसी है, a इंटू बी का होल इन्वर्स बच्चे किसके इक्वल होगा, b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। ये बच्चे आपकी प्रॉपर्टी है। मैं आपको बच्चे इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके दिखाता हूँ। देखें बच्चे, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चे, ए बी इंटू ए बी इन्वर्स इक्वल टू आई होता है। ये बच्चे कहाँ से आया, हमने पढ़ा था अभी
इन्वर्स का कॉन्सेप्ट, ए इंटू ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल। ए को अगर बच्चे मैं ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल आएगा, अगर उसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो इसी तरीके से बच्चे ए बी, ए इंटू बी एक मैट्रिक्स आएगी, तो ए इंटू बी को अगर मैं उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल। ठीक है ना, ए बी को अगर मैं ए बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बच्चे वो किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल आएगा। ठीक है, आगे अब देखिए बच्चे जरा, मैं यहाँ पे बच्चे लिख रहा हूँ प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। मैंने बच्चे स्टेटमेंट लिखी है प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब होता है बच्चे आप जो मल्टीप्लिकेशन करोगे वो आप स्टार्टिंग से करोगे, ठीक है ना, आगे से करोगे। एक होती है बच्चे प्री मल्टीप्लाइंग, एक होती है पोस्ट मल्टीप्लाइंग। एक होती है प्री मल्टीप्लाइंग और एक होती है पोस्ट मल्टीप्लाइंग। ठीक है बच्चे, प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब क्या है, आप आगे से मल्टीप्लाई करोगे, और पोस्ट मल्टीप्लाइंग का मतलब क्या होता है बच्चे, आप पीछे से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है बच्चे मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा था a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इन जनरल। ठीक है ना, जनरली बच्चे a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल नहीं होते, इसलिए बच्चे प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब बच्चे आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, कैसे, आगे से। कैसे करोगे बच्चे, आगे से, दोनों तरफ बच्चे ए इनवर्स आगे आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाइंग। और पोस्ट होता तो दोनों तरफ बच्चे पीछे आ जाता। ठीक है ना, अब बच्चे ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे आई बी, ये ए बी का इन्वर्स एज इट इज़, और आई से बच्चे किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बच्चे क्या निकल के आया, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल किसके होता है, आई के। ठीक है, अब आई को अगर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे वापस बी आ जाएगा, क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो यहाँ लिख दो आई इंटू बी किसके इक्वल होगा बच्चे, बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब लिखते हैं बच्चे हम प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स, फिर से बच्चे प्री मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं किससे, बी इनवर्स से, तो आगे आएगा बी इनवर्स, फिर बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू, आगे आएगा बच्चे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बच्चे प्री मल्टीप्लाइंग कर दी मैंने किससे, बी इनवर्स से। किससे कर दी, बी इनवर्स से। अब बी इनवर्स इंटू बी बच्चे क्या हो जाएगा, आई, और ये ए इंटू बी का होल इनवर्स एज इट इज़ रहेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, बी इनवर्स इंटू बी बच्चे किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। और आई को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं बच्चे, ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है बच्चे, तो ये था बच्चे आपका प्रूव दैट। ठीक है, ये था बच्चे आपका प्रूव दैट। यहाँ से बच्चे आपकी वेरिफिकेशन स्टार्ट थी, और यहाँ पे आ गया बच्चे इक्वल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, आई होप समझ आ गई होगी बच्चे किस तरीके से आपको प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो फिर से बच्चे ये जो वेरिफिकेशन है बच्चे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो बच्चे फोर्थ एक्सरसाइज है उसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने बच्चे पढ़ लिए। ठीक है ना, कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या होते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना, और यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम आगे फर्दर पढ़ेंगे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट हो बच्चे
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।